हेलो एवरीवन, मेरा नाम सी शुभम सेठी, आपके अपने इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला से। बेटा आपका आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। तो अकाउंटेंसी के अंदर ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स के अंदर, इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या किया जाता है, क्या इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, कैसे इसकी जर्नल एंट्री बनाई जाती है, वो सब आज आपको मैं क्लास में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बिजनेस करना होता है तो आप सोल प्रोप्राइटर की तरह कर सकते हो, आप पार्टनरशिप की तरह कर सकते हो, आप कंपनी की तरह कर सकते हो। कहने का मतलब 11th क्लास में जितनी भी आपने अकाउंटेंसी पढ़ी वो सारी सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से पढ़ी। सोल प्रोप्राइटर होता है बेटा बिजनेस के अंदर जो अकेला मालिक होता है, इंडिविजुअल ऑनर होता है। पार्टनरशिप के अंदर जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और पार्टनरशिप के अंदर अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। और तीसरा एक और टाइप है हमारे पास जिसे कंपनी कहा जाता है। कंपनी का मतलब यह है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को कंपनी की तरह रजिस्टर करवा रखा है। अब कंपनी हमारी प्राइवेट कंपनी भी होती है, कंपनी हमारी पब्लिक कंपनी भी होती है और कंपनी हमारी 1 पर्सन कंपनी भी होती है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक चेंज आया, उसने बोला कि 1 पर्सन कंपनी भी हमारी बनाई जा सकती है। अब वैसे और भी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जैसे आपका एलएलपी है, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटर आप 11th में पढ़ चुके हो, पार्टनरशिप आप 12th में पढ़ रहे हो, कंपनी अकाउंट्स भी अब आप 12th में पढ़ रहे हो। तो सर ये होता क्या है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, देन उसके बाद आपका इसमें एलएलपी आ गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आ गया। तो ये होता क्या है, देखिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप किस तरीके से रजिस्टर करते हो वो डिसाइड करता है कि आपकी देखिए अगर आपने सोल प्रोप्राइटर की तरह अपनी कंपनी को रजिस्टर किया है तो उसके अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आपने अपनी कंपनी को पार्टनरशिप की तरह रजिस्टर किया तो आपके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन लगेंगे, या फिर आप अपना पार्टनरशिप डीड बना लो या फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो कर लो। अगर आपने अपने आप को कंपनी की तरह रजिस्टर किया है तो आपके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोविजंस लगेंगे। किसी भी तरीके से अपनी संस्थान को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप रजिस्टर करते हो तो हर एक के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। तो डिपेंड करता है, ज्यादातर जो छोटे बिजनेस होते हैं वो सोल प्रोप्राइटर की तरह काम करते हैं, जो थोड़े से बड़े होते हैं वो पार्टनरशिप की तरह काम करते हैं, और जो बहुत बड़े हो जाते हैं तो वो अपना कंपनी की तरह अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। अब कंपनी भी थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे 12th के सिलेबस को ध्यान में रखें तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी है। हालांकि जब थ्योरी करवाई जाएगी तो डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी की। जैसे आपको पता है कि हमारी कंपनी 3 तरीके से है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स, तो शेयर को इश्यू करने का मार्केट में जो राइट है वो सिर्फ कंपनी के पास ही है, वो भी पब्लिक कंपनी के पास। मतलब प्राइवेट कंपनी के पास बिल्कुल भी नहीं है। नाम से ही पता चल रहा है आपका पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के पास राइट होता है कि वो अगर अपने, जैसे उसको पैसे की जरूरत है तो वो आम जनता से, जनरल पब्लिक से पैसा जो है वो रेज कर सकती है। तो कह रहे हैं पब्लिक कंपनी। बाकी जो कंपनीज के बीच में डिफरेंस, एलएलपी के बारे में थोड़ा बहुत, वो सारा थ्योरी के अंदर आपको मिल जाएगा, वो मैं आपको थ्योरी में करवाऊंगा। अभी हम लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं अ पब्लिक कंपनी में रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज थ्रू वेरियस मीन्स, एग्जांपल इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। पब्लिक कंपनी मार्केट से, पब्लिक से, लोगों से पैसा रेज कर सकती है, मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करके, मार्केट में प्रेफरेंस शेयर इशू करके, मार्केट में अपने डिबेंचर इशू करके, मार्केट में अपनी कंपनी के बॉन्ड्स इशू करके। तो डिपेंड करता है, जैसे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर एक तरीके से जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो कंपनी के ऑनर्स माने गए हैं। और अगर ऑनर बिजनेस में कोई भी पैसा लगाता है या देता है तो उसको एक पर्टिकुलर नाम से पुकारा जाता है, उसे बोलते हैं बेटा कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं। डिबेंचर और बॉन्ड्स जो होते हैं जिनको हम इशू करते हैं वो एक तरीके से आउटसाइडर कहलाते हैं। तो ये हमारी एक तरीके से नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं, और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जो होती हैं वो हमारी इंटरनल लाइबिलिटी होती है। जैसे सोल प्रोप्राइटर के अंदर मालिक को प्रोप्राइटर कहते हैं,
पार्टनरशिप के अंदर जो ऑनर्स होते हैं उन्हें पार्टनर्स कहते हैं। उसी तरीके से बेटा कंपनी के अंदर जो मालिक होते हैं, पब्लिक कंपनी में जो मालिक होते हैं, उन्हें हम लोग शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर्स बोलते हैं। अब कह रहे हैं शेयर्स हमारे दो तरीके से हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बारे में थियरी भी है, हालांकि आपने 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर पढ़ा होगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जिसमें आपको बताया गया है कि इक्विटी शेयर क्या होते हैं, उनके क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, प्रेफरेंस शेयर कौन होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या रोल होता है। अगर आपको मैं ऊपर ऊपर से मेन बातें बताऊं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जनरली फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है और इक्विटी शेयर के ऊपर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता। जब भी अगर डिविडेंड देने की बारी आती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है, क्योंकि नाम में छुपा बैठा है प्रेफरेंस। इनके पास इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर के पास कहीं ना कहीं आपके लिमिटेड वोटिंग राइट्स होते हैं, जहां पर इनके राइट्स अफेक्ट हो रहे होंगे तो वहीं पर ही इनको ये वाला हक दिया जाता है। बाकी जब मैं आपको थ्योरी कराऊंगा उसके अंदर सारी बातें डिस्कस करूंगा। तो अभी तक की बातों का कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि अगर पब्लिक कंपनी को पैसे की जरूरत है, कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है, कोई नई कंपनी, नई कोई ब्रांच ओपन करनी है, तो वो पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं मार्केट में अपने इशू करके, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जैसे मर्जी। हर एक के अपने अपने फायदे और नुकसान है जो धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएंगे। कह रहे हैं अगर हम शेयर्स की बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम इश्यू ऑफ शेयर्स है, तो हमारी शेयर कैपिटल बेटा 5 तरीके से होती है। इसको समझने के लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी, छोटी सी बात सुननी पड़ेगी। सबसे पहले अगर कंपनी को मार्केट से पैसा रेज करना है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास एक एप्लीकेशन देना पड़ता है कि मैं अपनी कंपनी के शेयर मार्केट में इशू करना चाहता हूं। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं, कंपनी की कितनी लायबिलिटीज है, कंपनी की कितनी वर्थ है। तो वो उसके लिए एक लिमिट सेट कर देते हैं कि आप मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ शेयर मार्केट में इशू कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये हमारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनको चेक करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर कंपनी के अंदर दम नहीं है, कंपनी की एसेट्स इतनी ज्यादा नहीं है, कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में इतने ज्यादा नहीं चल रहे हैं, और वो अगर मार्केट में शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा रेज करें और बाद में वो कंपनी बंद हो जाए, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा पब्लिक का, और पब्लिक का नुकसान होगा तो इफेक्ट किस पे आएगा? इकोनॉमी पे आएगा। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है कि जब हमारी गवर्नमेंट बॉडी होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, वो एक लिमिट सेट कर देते हैं आपकी परफॉर्मेंस को देख के, बिजनेस की, आपकी बिजनेस की नेटवर्थ को देख के, एसेट्स को देखकर वो आपके लिए एक लिमिट सेट कर देते हैं। तो बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स अ कंपनी कैन इशू इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल। इस लिमिट को कौन सेट करता है? गवर्नमेंट सेट करती है, गवर्नमेंट की बॉडी सेट करती है, जिसका नाम है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अभी तक की नॉलेज के लिए ये काफी है। अगला आता है बेटा इशूड शेयर कैपिटल। अब एक लिमिट तो सेट हो गई कि भाई मैक्सिमम आप 1 लाख शेयर इशू कर सकते हो मार्केट में। अब आपको उस प्रोजेक्ट के लिए कितने शेयर एक्चुअल में इशू करने हैं या कितने शेयर आपने एक्चुअल में इशू करे, वो होती है बेटा इशूड शेयर कैपिटल। तो एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय कंपनी इज कॉल्ड इशूड शेयर कैपिटल। उसके बाद आपने तो इशू कर दिए, अब लोगों ने कितने अप्लाई करे। जैसे मान लो कि मैंने इशू करे 1 लाख शेयर मार्केट के अंदर, अब किसी को 10,000 शेयर चाहिए थे, किसी को 200 शेयर चाहिए थे, किसी को 500 शेयर चाहिए थे, किसी को 30,000 शेयर चाहिए थे। सबने अपने अपने बजट के हिसाब से, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी अपनी एप्लीकेशन भेजी। तो शेयर सब्सक्राइब्ड और अप्लाइड बाय पब्लिक। तो लोग कितने शेयर अप्लाई कर रहे हैं, इतने हम कितने इशू कर रहे हैं, लोग कितने अप्लाई कर रहे हैं, वो होता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई आप नई चीज पढ़ने जाते हो तो उसकी टर्मिनोलॉजी से रूबरू होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब नई नई टर्म्स आएंगी क्वेश्चंस के अंदर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो मेरे हिसाब से पहले ये समझना जरूरी है उस चैप्टर के अंदर जो हमारी मेन टर्म्स है वो क्या है। तो आज के लेक्चर का, आज की क्लास का मेरा मेन टारगेट ये है कि आपको जो हमारी इश्यू ऑफ शेयर्स की मेन टर्म्स हैं वो बताऊं, और साथ में एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल करवाऊं, ताकि जितना भी आपको मैं ये कॉन्सेप्ट और थ्योरी पढ़ाऊं उसको आप इंटरलिंक करके ये समझ सको कि एक्चुअल में जनरल एंट्री इस चैप्टर के अंदर फ्रेम कैसे करवाई जाती है। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल होता है अमाउंट कॉल्ड अप बाय कंपनी।
अब जैसे मान लीजिए कि 10 रुपए का शेयर इशू किया आपने मार्केट में, कंपनी को पहले साल के अंदर अभी सिर्फ 7 रुपए की जरूरत थी, तो कंपनी ने इंस्टॉलमेंट के अंदर सिर्फ 7 रुपए मंगवाए, तो वो हो जाता है कॉल्ड अप। और पेड अप क्या होता है कि लोगों ने कितना पे किया। तो हमारे पास 5 तरीके की शेयर कैपिटल है बेटा। मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकते हैं एक कंपनी, ऑथराइज शेयर कैपिटल। कंपनी एक्चुअल में शेयर कितने इशू कर रही है, इशूड शेयर कैपिटल। लोगों ने कितना अप्लाई किया, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। लोगों ने कितने पैसे दिए, पेड अप शेयर कैपिटल। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आप समझेंगे। पहला, ऑथराइज शेयर कैपिटल कैन बी मोर देन और इक्वल टू इशूड शेयर कैपिटल। ये क्या कहना चाहता है, कह रहा है ऑथराइज शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल के बराबर भी हो सकता है और ऑथराइज शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल से ज्यादा भी हो सकता है। ऑब्वियसली ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है कि मैक्सिमम कितने शेयर आप इशू कर सकते हो। तो कभी भी जैसे अगर आपकी एक लिमिट सेट कर दी कि आप मैक्सिमम 2 लाख शेयर इशू कर सकते हो, तो कभी भी आप उससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते क्योंकि वो लिमिट सेट हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इशूड शेयर कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन, ये कहना चाहता है, ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि इशूड शेयर कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन ऑथराइज शेयर कैपिटल। क्योंकि ऑथराइज का मतलब है कि आपकी एक लिमिट सेट कर दी कि आप मैक्सिमम इतने शेयर इशू कर सकते हो, तो उससे ज्यादा तो इशू कर नहीं सकते। तभी कह रहे हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल कैन बी इक्वल टू और मोर देन इशूड शेयर कैपिटल। कह रहे जब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल बराबर होते हैं, कहने का मतलब अगर हम लोगों ने 1 लाख शेयर इशू करे और लोगों ने 1 लाख शेयर सब्सक्राइब कर लिए, तो इसे बोलते हैं फुली सब्सक्रिप्शन, मतलब फुल सब्सक्रिप्शन। यार सिंपल सी बात है, मैंने 1 लाख शेयर इशू करे, लोगों ने, शेयर होल्डर्स ने, मेंबर्स ने, या जितने भी लोग मेरी कंपनी में शेयर परचेज करना चाहते थे, टोटल मेरे पास इत्तेफाक से 1 लाख एप्लीकेशन ही आई, 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन ही आई, तो उसे बोलते हैं बेटा फुल सब्सक्रिप्शन। अब कह रहे हैं कि मान लीजिए, जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं, अगर आपने इशू करे 1 लाख और सब्सक्राइब भी हुए 1 लाख, तो फुल सब्सक्रिप्शन। अगर मान लीजिए आपने इशू करे 1 लाख और लोगों ने सब्सक्राइब करे 80,000, मतलब आपने इशू करे हैं 1 लाख शेयर और लोगों ने अप्लाई करे हैं 80,000, तो एप्लीकेशन कम आई है, सब्सक्राइब कम की है, तो इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए आपने शेयर इशू करे 120, लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए 150, मतलब आपने इशू करे शेयर मार्केट के अंदर 1,20,000, लोगों ने अप्लाई करे, सब्सक्राइब करे 1,50,000, तो कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन ज्यादा आ गई, एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, उसे बोलते हैं बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आज का जो मेरा लेक्चर है, आज की जो मेरी क्लास है, आपको कुछ टर्म से रूबरू करवाना और बेसिक जनरल एंट्रीज कैसे फ्रेम होती हैं वो समझाना है। कह रहे हैं अगर पेड अप शेयर कैपिटल और कॉल्ड अप शेयर कैपिटल बराबर होती है, कहने का मतलब मान लीजिए हम लोगों ने 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से पैसे मंगवाए और 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से पैसे आ गए, तो नो ड्यूज, कोई ड्यूज नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर हमने मंगवाए 8 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से पैसे अभी एक पर्टिकुलर ईयर में, और लोगों ने दे दिए 9 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, तो बेटा पेडअप ज्यादा हो गया ना। मंगवाए थे हमने एक पर्टिकुलर, देखो कंपनी की जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो उतने ही पैसे मंगवाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही पैसे मंगवाएगी। मान लो कि उसका प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से है कि उसको फर्स्ट ईयर के अंदर प्रति शेयर के हिसाब से सिर्फ 8 रुपए की जरूरत थी, शेयर उसका 10 रुपए का था लेकिन उसने कॉल्ड किए 8 रुपए। अब कुछ लोगों ने 9 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से पैसे दे दिए, तो उसे बोलेंगे बेटा कॉल्स इन एडवांस। और उल्टा कर दो, कॉल्ड अप ज्यादा है, पेड अप कम है, तो इसका मतलब उसे बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। ऑब्वियसली कॉल्स इन एडवांस हमारी लाइबिलिटी होगी और कॉल्स इन एरियर्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट होगा। तो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, सबसे पहले मार्केट के अंदर शेयर कौन इशू कर सकता है, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जो शेयर इशू कर सकते हैं वो या तो इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं या प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। उसके बाद ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, एक कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है, एक्चुअल में उसने कितने शेयर इशू करे, इशूड शेयर कैपिटल। लोगों ने कितनी एप्लीकेशन भेजी, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। लोगों ने कितने पैसे दिए, पेड अप शेयर कैपिटल।
अगर हमारा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल बराबर है तो फुल सब्सक्रिप्शन, अगर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कम है तो अंडर सब्सक्रिप्शन, अगर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ज्यादा है तो ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर जितना हमने पैसा मंगवाया उतना लोगों ने पैसे दे दिए तो नो ड्यूज, अगर मंगवाए जितने थे उससे ज्यादा पे कर दिए लोगों ने तो कॉल्स इन एडवांस, कम पे करे तो कॉल्स इन एरियर्स। यहां तक इसको एक बारी नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं थ्योरी बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा हूं। थ्योरी की क्लासेस अलग से होंगी। चलिए अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अभी तक आपने जितना पढ़ा उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। देखिए इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को ना बहुत ध्यान से देखा करो, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता हूं। और अगर कोई दिक्कत रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, तो वो एक बारी आप फोन पे या व्हाट्सएप पे मुझसे डिस्कस जरूर कर ले, क्योंकि इंट्रोडक्शन का समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही चैप्टर की पूरी बेटा जान होती है और वही चीजें हमारे पूरे के पूरे चैप्टर में कंटिन्यू की जाती है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मुझे एक क्वेश्चन करवाना है आपको फुल सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो यहां तक आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। चलिए जी एक एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। एक एग्जांपल समझाऊंगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अ कंपनी इश्यूड 1 lakh shares of ₹10 each whose amount is payable as follows। एक्चुअल में ज्यादातर कंपनी जो अपनी शेयर इशू करती है उसका पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। और इंस्टॉलमेंट के नाम क्या होते हैं? सबसे पहला होता है नाम एप्लीकेशन, फिर होता है अलॉटमेंट, फिर मान लीजिए कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और अगर एक ही कॉल है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से एक्चुअल में इसका एक प्रोसीजर है, तो मैं इसको लिख देता हूं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ये क्वेश्चन हमारा फुल सब्सक्रिप्शन का है। और अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं देता है कि लोगों ने कितने अप्लाई किए, कैसे थे, तो हम मान के चलते हैं जितने शेयर इशू किए गए थे उतने शेयर अप्लाई हो गए। अब एक्चुअल में मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जाऊंगा और देन उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एंट्री करी कैसे जाती है। देखिए आपके सिलेबस के अंदर पुराने तरीके से जो शेयर इशू किए जाते थे वो है, मतलब जैसे आजकल तो आपको पता है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग हो जाती है सिक्योरिटीज की, तो डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। लेकिन डीमैट अकाउंट वाली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में वही है कि जो पुराने तरीके से जो कंपनीज थी मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करते थे। तो कहानी ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक कंपनी को पैसे की जरूरत थी, उसको एक नया प्रोजेक्ट लगाना था। थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, जैसे रिलायंस कंपनी जो है उसको एक नया प्रोजेक्ट लगाना था जियो।
तो उसने मान लीजिए, जैसे उस टाइम की बात बता रहा हूं कि रिलायंस ने एक नया प्रोजेक्ट लगाना था जियो का टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर, उसको पैसे की जरूरत थी। उसने क्या किया, उसने न्यूज़पेपर के अंदर या फिर जो भी उसके सोर्सेज हैं उसमें एडवर्टीजमेंट दिया कि हमारी कंपनी जो है इतने शेयर 1 लाख शेयर इशू करने जा रही है। जिस जिस व्यक्ति को हमारी कंपनी के इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, वो मतलब मान लो कि न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आई है, वो व्यक्ति एक इस वेबसाइट पे जाके, मतलब जो भी उनकी कंपनी की वेबसाइट होगी, वहां से फॉर्म को डाउनलोड करके, फॉर्म को फिल करके और एक रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन अमाउंट 5 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट बनाकर हमें इस एड्रेस पे सेंड कर दे। तो जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति थे मिस्टर एक्स, एक व्यक्ति थे मिस्टर वाई, एक व्यक्ति थे मिस्टर जेड। उन्होंने अपने अपने घर पे अपना अखबार पढ़ा और देखा कि यार अच्छा, रिलायंस इंडिया लिमिटेड नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, तो हाँ यार मैं उस कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहता हूं। तो हर एक ने अपने अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने अपने बजट के हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म जो था वो डाउनलोड किया, वेबसाइट पे जाके अपना जितना भी शेयर उन्होंने अप्लाई करने थे उतने का मल्टीप्लाई बाय 5 करके एप्लीकेशन मनी जो था वो भेज दिया। अब कंपनी क्या करेगी, देखेगी कुछ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं होंगे, कुछ बेसिकली चेक प्रॉपर नहीं होगा तो उनको रिजेक्ट कर देगी, कईयों को एक्सेप्ट कर लेगी। तो मान लो कि इसके अंदर सब कुछ सही था, तो कंपनी फिर अगली इंस्टॉलमेंट लोगों से मंगवाती है, जैसे बोलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद ये श्योर हो जाता है, मतलब क्योंकि अलॉटमेंट देने के बाद ही कंपनी अपनी एक तरीके से एक रजामंदी देती है कि हाँ आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर या मेंबर बन गए हैं। एप्लीकेशन में तो क्या है कि कोई भी व्यक्ति हमारी कंपनी में अप्लाई कर सकता है शेयर्स के लिए, फिर कंपनी की मर्जी होती है किसको अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बनाना है, किसको नहीं बनाना, तो वो कंपनी बाद में करेगी। अब उसके बाद कंपनी जब डिसाइड कर लेती है कि मान लो कि 1 लाख हमारे पास एप्लीकेशन आई थी और हमें 1 लाख शेयर ही मार्केट में इशू करने थे, तो इन दैट केस उसने क्या किया, उसने डिसाइड कर लिया कि सब लोगों को मैं अपनी कंपनी का मेंबर या शेयर होल्डर बनाऊंगा, और उसके बाद सबको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाते हैं और उनसे अगली इंस्टॉलमेंट दैट इज अलॉटमेंट मंगवा ली जाती है। और उसके बाद अपनी सुविधा के हिसाब से, या हो सकता है फर्स्ट कॉल, देन सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, या हो सकता है कि वो 3 ही इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसे जो है मंगवाना चाहता है। इन शॉर्ट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज एन इंस्टॉलमेंट। जैसे 10 रुपए का शेयर है तो कई बार कंपनी क्या करती है, 10 के 10 रुपए इकट्ठे मंगवा लेती है, और कई बार क्या करती है वो इंस्टॉलमेंट में किश्तों में लोगों से पैसे मंगवाती है कंपनी। तो यहां पर किश्त क्या है, पहला रजिस्ट्रेशन अमाउंट है 5 रुपए का, और दूसरा इंस्टॉलमेंट आ गया अलॉटमेंट का, और एक इंस्टॉलमेंट आ गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। इसकी एंट्री क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज। ध्यान से सुनिएगा, देखिए हमारी जो जर्नल होती है वो होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ डेट। तो सबसे पहले आपने कहानी में क्या सुना, सबसे पहले कंपनी के पास अलग अलग लोगों की एप्लीकेशन आई कि मैं आपकी कंपनी में पैसे लगाना चाहता हूं, साथ में कंपनी के पास अलग अलग लोगों के द्वारा भेजे गए चेक और डिमांड ड्राफ्ट आए। तो कंपनी पहली एंट्री क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर। अभी क्यों एंट्री हो रही है, कैसे एंट्री हो रही है, सब समझाऊंगा। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री ये हुई। तो 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू करे थे, एप्लीकेशन मनी कितना आया लोगों का, 5 रुपए के हिसाब से, तो यहां पर आ जाएगा 5 लाख रुपीस। अब अगली एंट्री आएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी सर, ये एंट्री कैसे बनी, क्या हुआ, थोड़ा सा बताओगे? अच्छा एक बात बताओ, 11th क्लास में आप लोग जर्नल चैप्टर पढ़ते थे, अगर ऑनर बिजनेस में पैसे लगाता था तो आप एंट्री क्या करते थे? मतलब मैं यहां पर
11th क्लास के कॉन्सेप्ट से चीजों को इंटरलिंक करवाना चाहता हूं। एक बात बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर हमारी कंपनी के मालिक है, ऑनर है, यही बताया मैंने आपको कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो मालिक होते हैं उन्हें सोल प्रोप्राइटर कहा जाता है। पार्टनरशिप में जो मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, उन्हें पार्टनर्स कहा जाता है। और कंपनी के ऑनर्स को शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर्स कहा जाता है। तो एक बात बताइए, ऑनर अगर बिजनेस में पैसा लगाता था, मान लो चेक के थ्रू लगाया, तो आपकी एंट्री क्या होती थी? बैंक इंक्रीज हो जाता था और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाता था। बैंक का बैलेंस डेबिट होता था, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता था। डेबिट बैलेंस वाला अगर इंक्रीज हो तो डेबिट, और क्रेडिट बैलेंस वाला अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट। तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या करते थे, ऑनर अगर बिजनेस में पैसे लगाता था चेक के द्वारा, तो 11th क्लास में हम लोग बेटा एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। हाँ कि ना? ये बताओ पहले। अगर आप इन दोनों एंट्री को मर्ज कर दो तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो रहा है और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ही डेबिट हो रहा है। तो इन दोनों एंट्री को अगर जब तुम मर्ज करोगे बेटा, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहां भी क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल लॉजिकल है। तो सर इसमें डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा? बेटा डायरेक्टली इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 11th क्लास के अंदर जब ऑनर अगर बिजनेस में पैसे लगाता था तो वो इकट्ठे पैसे लगाता था लमसम में। लेकिन यहां पर जो ऑनर बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं या दे रहे हैं, तो वो हमारा इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। तो ये वाली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? एप्लीकेशन। तो अगर आप बुक्स में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट और डेबिट नहीं करोगे तो कभी भी देखकर ये पता नहीं चलेगा कि जो हमें अमाउंट आया है वो किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। हालांकि जब आप एंड ऑफ द ईयर में जाओगे तो एप्लीकेशन अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है, एप्लीकेशन अकाउंट ही डेबिट हो रहा है। लास्ट में जब हम बैलेंस शीट में इफेक्ट दिखाएंगे तो बैंक और शेयर कैपिटल का ही दिखाएंगे। ये अकाउंट जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होता है, ये सिर्फ इसलिए ओपन किया जाता है, ये बताने के लिए कि शेयर होल्डर्स के द्वारा जो हमें पैसे मिले हैं वो अभी सिर्फ एप्लीकेशन के मिले हैं, मतलब अभी सिर्फ जो स्टार्टिंग ऑफ द अमाउंट में लोग अप्लाई करते हुए पैसे भेजते हैं उसके मिले हैं। अब सुनो, अब क्या होगा? अब टाइम गुजरेगा और कंपनी को लगेगा कि हाँ यार मुझे सबको ही शेयर अलॉट करने हैं, तो कंपनी उनके नाम का शेयर सर्टिफिकेट तैयार करेंगे और सबसे अगली इंस्टॉलमेंट मंगवाएंगे और अगली इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर अलॉटमेंट। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे? अगर आपको पैसा मंगवाना है तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड सर यहां पर एप्लीकेशन के टाइम पर तो आपने पहली एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिटेड, और अलॉटमेंट के टाइम पे पहले ड्यू वाली एंट्री कर रहे हो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसा भेदभाव क्यों? अभी बताता हूं। अलॉटमेंट कितना है? 4 रुपए, तो यहां आ जाएगा बेटे 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। अगली एंट्री आएगी, मान के चल रहे हैं कि अलॉटमेंट जितना पैसा हमने मंगवाया लोगों ने दे दिया, तो अगली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो पहली बात तो ये देखो, इन दोनों एंट्री को भी जब तुम मर्ज करोगे, इन दोनों एंट्री को भी जब तुम मर्ज करोगे तो आपकी एंट्री क्या निकल कर आएगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो रहा है, तो आपकी एंट्री क्या बन गई? इसमें भी बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहां पर कितने अमाउंट से बनी थी? 5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। सर एक बात समझ में नहीं आई, आपने एप्लीकेशन के टाइम पे पहले बैंक वाली एंट्री करी, फिर ड्यू वाली एंट्री करी, अलॉटमेंट के अंदर पहले ड्यू वाली एंट्री करी, फिर रिसीव वाली एंट्री करी। ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए मैंने आपको बोला कि जर्नल एंट्री हमारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डेट और ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस। आपने कहानी ध्यान से सुनी नहीं। कहानी में क्या था कि कंपनी ने अपने शेयर इशू करे, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाला, तो सोचना सबसे पहले क्या अकर हुआ, उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग होती है। तो कंपनी ने अपने शेयर मार्केट में इशू करे, एडवर्टीजमेंट दिया न्यूज़पेपर के द्वारा, लोगों ने अपने अपने जितने शेयर उनको अप्लाई करने थे या जितने शेयर उनको कंपनी में चाहिए थे
उतने शेयर का एप्लीकेशन मनी लोगों ने भेजा। तो कंपनी के पास सबसे पहले क्या हुआ, लोगों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा एप्लीकेशन मनी आया। तो पहले एंट्री कौन सी होगी एप्लीकेशन मनी की, रिसीव करने की। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब आपने सोचा कि अब सारे के सारे जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उन सब लोगों को आप अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बनाना चाहते हो, तो आपने एंट्री क्या कर दी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जब तुमने ये डिसाइड कर ही लिया है कि सारे लोगों को अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बनाना है, तो अब अगला स्टेप क्या होगा, लोग अपने आप तो पैसे भेज नहीं देंगे अलॉटमेंट के, कंपनी की तरफ से अलॉटमेंट लेटर आएगा, कंपनी की तरफ से शेयर सर्टिफिकेट आएगा, कंपनी की तरफ से डिमांड क्रिएट की जाएगी, तभी तो लोग अलॉटमेंट मनी देंगे। तो अगला स्टेप होता है कंपनी जिन जिन लोगों को शेयर अलॉट करना चाहती है उनको अलॉटमेंट लेटर देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन करके, शेयर सर्टिफिकेट देते हैं और उनसे अलॉटमेंट मनी मंगवाते हैं। ध्यान से सुना, उनसे अलॉटमेंट मनी मंगवाते हैं। तो अकरेंस क्या हुई, अलॉटमेंट मनी पहले मंगवाया मतलब ड्यू किया। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आपको अलॉटमेंट मंगवाना है तो आपकी एसेट है, तो इसलिए आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया। लेकिन ये जो पैसा आपको मिलना है ये किसका है, ऑनर का है, शेयर होल्डर का है, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। फिर जब पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब जब हमें एप्लीकेशन मनी के अकाउंट में 5 लाख रुपए मिला तो हमारा बैंक कितना इंक्रीज हो गया, नेट इफेक्ट 5 लाख, कैपिटल कितना इंक्रीज हो गया 5 लाख। फिर जब तुम्हें अपने कंपनी के इशू किए गए शेयर की अगली इंस्टॉलमेंट के रूप में 4 लाख रुपए आया, तो इन दोनों एंट्री को कंबाइंड करने से इफेक्ट क्या आया, बैंक अकाउंट बढ़ गया 4 लाख से और शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट बढ़ गया 4 लाख से। तो जैसे जैसे जितना जितना शेयर होल्डर्स के द्वारा कंपनी को पैसा पहुंचता जाएगा उतना उतना कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा और उतना उतना कंपनी के अकाउंट्स के अंदर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर के द्वारा बिजनेस में लगाया गया पैसा कैपिटल होता है। अगला, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अगली एंट्री क्या होगी बेटे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक हो सकता है कि पहले फर्स्ट कॉल हो, फिर सेकंड कॉल हो, फिर थर्ड एंड फाइनल कॉल हो, डिपेंड करता है कंपनी कितनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाना चाहती है। चलिए, इक्विटी शेयर, आप ये देखो कि जब हम दोनों एंट्री को मर्ज कर रहे हैं तो इफेक्ट वही आ रहा है जो 11th क्लास में पढ़ने पे आता था कि अगर ऑनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो कैश बढ़ जाता है और कैपिटल बढ़ जाता है। तो सर यहां पर अलग अलग नामों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर डिफरेंस है। 11th क्लास में जब ऑनर बिजनेस में पैसे लगाता था तो वो लम सम मतलब इकट्ठा पैसा लगाता था, लेकिन यहां पर जो शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया जा रहा है या जो शेयर होल्डर कंपनी में पैसा दे रहे हैं वो किश्तों में दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। पहली किश्त क्या थी, एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट क्या थी, इनकी किश्त क्या थी, अलॉटमेंट, अगली इंस्टॉलमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहां पर आ जाएगा बेटा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम एंट्री हो जाएगी जैसे अलॉटमेंट की करी थी आपने, 1 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए, और अगली एंट्री हो जाएगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहां कर देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसको और इस एंट्री को दोनों को मर्ज करोगे तो भी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 1 लाख। और जब आप इन सारी एंट्री को कंबाइंड करोगे तो शेयर एप्लीकेशन से शेयर एप्लीकेशन कट जाएगा, शेयर अलॉटमेंट से शेयर अलॉटमेंट कट जाएगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कट जाएगा। लास्ट में जब आप इसका इफेक्ट देखना चाहोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा 10 लाख
और शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा 10 लाख। तो शायद यही होना चाहिए था। पूरे क्वेश्चन के अंदर आपने ये देखा, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर शेयर होल्डर्स ने 5 रुपए, 4 रुपए, 1 रुपए, 10 रुपए 1 लाख शेयर के ऊपर दिए। तो कायदे से बेटा दिमाग लगाओ, डबल इफेक्ट होना क्या चाहिए था, बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए था और शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ना चाहिए था। इन सारी एंट्री करने को सबका कंबाइंड इफेक्ट करने पे यही आ रहा है। बस आपको एंट्री करने का तरीका अलग रखना है, क्योंकि यहां पर पैसे किश्तों में आ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं, इसलिए हमें ये सारे आर्टिफिशियल नाम यूज करने पड़ रहे हैं। लाइक अगर आपको पैसा मिला तो किस कॉन्टेक्स्ट में मिला, एप्लीकेशन मनी मंगवाया है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जो भी एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में पैसा मंगवाया है वो पैसा कहां ट्रांसफर कर दोगे, जो हमारी मेन लायबिलिटी क्रिएट होती है जब ऑनर पैसा लगाता है, दैट इज शेयर कैपिटल। सेम अलॉटमेंट, सेम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मैंने आज की क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दिया, मैंने आज की क्लास में आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया और मैंने आपको यहां पर बेसिक वाली जर्नल एंट्री जो है बेटा करवाई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ाऊंगा, मैं आपको कुछ नई टर्म्स के बारे में पढ़ाऊंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, ये सब चीजों के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया जाएगा। तब तक इसको नोट डाउन करिए, एक एक चीज आपके रजिस्टर में नोट डाउन होनी चाहिए। जो मैं आपको लेक्चर्स में करवा रहा हूं उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। इनको ध्यान से करते रहो, अपने लेक्चर्स की जितनी भी नोटिंग है उनको ढंग से नोट डाउन करते रहो। तो कोई होमवर्क नहीं है आज, इसको ही कर लेना बस। तो आज के लेक्चर को खत्म कर देते हैं। थैंक यू सो मच।